चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के मार्केट महारथी को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। आज हमारे साथ त्रिदीप भट्टाचार्य, एडलवाइज पीएमएस और म्यूचुअल फंड कारोबार को देखते हैं और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिदीप, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे व्यू जानना चाहूंगा कि आप आज 18 स्वदेश के शो में बड़े दिनों बाद जुड़ रहे हैं, बहुत व्यस्त है लग रहा है, हमें आपसे ये नाराजगी है, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करिए। जब भी आप हुक्म करें हम तो हाजिर होते हैं। क्या बात है। ये बताइए त्रिदीप कि बाजार जो है ये जो फेड की पॉलिसी है इसको कितनी अहमियत देनी चाहिए बाजार को। एक बार तो बहुत जोर की रैली हो गई इंडियन मार्केट में भी, ग्लोबल मार्केट में भी। मोटा मोटा ये व्यू बन गया कि शायद इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है और रेट हाइक एक आध दो के बाद बड़ा पहुंच चला जाएगा। क्या ये सही व्यू है बाजार का मानना, या अभी भी फेड की कमेंट्री पे नजर लगाए रखना बहुत जरूरी है? शायद बाजार ये समझ नहीं रहे लेकिन और ज्यादा रेट हाइक आ सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप पिछले 3 महीने के रैली को समराइज करें तो जैसे आपने सही पकड़ा, पिछले 3 महीने में मैक्रो जो है, मतलब ग्लोबल मैक्रो और इंडियन मैक्रो थोड़ा सा फेवरेबल हो गया है। इन द सेंस हमारे आरबीआई ने रेट हाइक नहीं करी और यूएस में जो रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस थे वो जो पहले 3 के थे अभी 2 के रह गए हैं। और अभी कल मैं देख रहा था कि अभी इंपेंडिंग हाइक एक ही है। तो मेरे ख्याल में रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस अभी काफी कम हो गया है, जिसके चलते मार्केट थोड़ा उठान पर है। बट अगर आप मेरा माने तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा लेकिन थोड़ा स्टिकी रहेगा। सो ओवरऑल मेरे को लगता है कि अगले 6-9 महीने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैक्रो कंडीशंस थोड़े से फेवरेबल रहेंगे, रेट्स उतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो ग्रोथ रेट्स में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, क्योंकि जो पिछला रेट हाइक आया है उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत नंबर्स में आ सकता है। इसलिए आप देखें, अगर आप, तो मेरे ख्याल में आपके जवाब में मैं ये कहूंगा कि रेट हाइक से ज्यादा अगर आप वहां के पीएमआई और कुछ दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे मेरा ध्यान ज्यादा होगा rather than रेट हाइक की कितने हद तक यूएस में स्लो डाउन हो रही है, वो तय करेगा कि मार्केट में कितना करेक्शन या आगे का रुझान कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही। हम यहाँ पे 18 स्वदेश पे हम करीब 1.5-2 महीने से ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड इंडिकेटर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, वहां से ज्यादा क्यूज मिलेंगे rather than इन्फ्लेशन रिलेटेड इंडिकेटर्स, क्योंकि इन्फ्लेशन का मामला यूएस बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी मान के चुकी है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। भारत की बात करते हैं। अभी तक के जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए हैं त्रिदीप, आपको कैसे नजर आए? पिछले क्वार्टर हमने देखे थे, कम एक्सपेक्टेशन थी, नंबर अच्छे आए थे, बाजार को पसंद आए, बाजार रैली कर गया। लेकिन अभी तक का डेटा ये दिखा रहा है कि कुल मिला के नंबर्स या तो इनलाइन आ रहे हैं, स्लाइटली सॉफ्ट। क्या बाजार इग्नोर कर रहा है ये? मेरे ख्याल में आपकी इंटरप्रिटेशन सही है। दैट ओवरऑल अगर आप मतलब इसको 2 तरीके से देखें, कमोडिटी यूजर्स और कमोडिटी अर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कमोडिटी अर्नर्स के जो नंबर्स होंगे वो मेरे ख्याल में वीक होंगे, और जो कमोडिटी यूजर्स होंगे उनके नंबर यहां इस क्वार्टर और अगले 2-3 क्वार्टर में स्ट्रांग रहेंगे फ्रॉम अ नॉन फाइनेंशियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेरे ख्याल में वहां पर अभी भी क्या बोलते हैं, कमोडिटी यूजर्स में अभी भी थोड़ी बहुत तेजी बरकरार है, लेकिन जहां जहां कमोडिटी अर्नर है जैसे केमिकल्स हुए, इस तरीके के कंपनीज में अभी तो वीकनेस सामने नजर आ रही है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस आने की। बट उसको छोड़ के अगर आप डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स की तरफ देखें, फाइनेंशियल्स एक्सेट्रा, इनके ग्रोथ रेट्स अभी भी काफी अच्छे हैं, बट मार्केट ऊपर आ जाने से एक्सपेक्टेशन से इनलाइन है, एक्सपेक्टेशंस को बहुत तोड़फोड़ तरीके से बीट नहीं कर पाए हैं, ऐसा मैं पुट करूंगा। सो नेट अर्निंग्स अभी तक इनलाइन आए हैं। मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स बेहतर आए हैं कंजम्पशन से, और कमोडिटी यूजर्स के जो नंबर हैं वो बेहतर हैं कमोडिटी अर्नर्स से, ऐसा मेरा मानना है। तो त्रिदीप जी, अब अर्निंग सीजन तो अब ऑलमोस्ट लास्ट लेग में चला गया है, क्योंकि लास्ट वीक काफी अर्निंग हैवी था। इस हफ्ते भी तस्वीर और साफ हो जाएगी। यहां से अब किसी को पोजीशन करना हो तो आपके हिसाब से फेवरेट सेक्टर्स कौन से हो रहे हैं, किनके लिए पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं? मेरे ख्याल में देखिए, ये अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट तो छोटे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जा सकता। फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट मेरे ख्याल से 3-4 चीजों में ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये है कि अगले 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडिया में प्राइवेट कैपेक्स साइकिल देखने को मिलेगी। इसका दारोमदार अगर आप
इंडिया के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से देखें तो वहां से भी समझ आता है, और अगर कैपिटल गुड्स कंपनीज के नंबर्स देखें उसमें भी समझ आता है। सो एक तो वहां पे वो ट्रेंड है जो कि कैप्चर करना जरूरी है। वहां पे आपको वो शेयर पकड़ने होंगे जिनपे वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, क्योंकि ये रैली काफी दिन से चल रही है। एक वो, दूसरा मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बॉटम आउट हो गया है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेस और रियल एस्टेट, ये मुझे दूसरी जगह लगती है जहां की पैसे बनने के आसार थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू ले तो बेहतर होगा। तीसरा मैं बोलूंगा कि जो और दो नए एरिया, एक हो गया इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस और दूसरा हो गया ईएमएस। ये दो ट्रेंड मुझे लगता है कि 3 से 5 साल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जोर पकड़ेंगे। सो ये दोनों जगह में अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकें तो पोर्टफोलियो के लिए और रिटर्न्स के लिए काफी बेहतर होगा। तो ये 4 जगह मैं पॉइंट आउट करूंगा जहां पे मुझे मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स अपग्रेड होने के आसार काफी बेहतर लगते हैं, और हम अपने पोर्टफोलियोज में और आपके थ्रू इन्वेस्टर्स को भी यही बोलेंगे कि यहाँ हमारा व्यू पॉजिटिव है। जैसे आपने अर्निंग अपग्रेड्स की बात की, इसमें स्पेशल सेक्टर बताया, ऐसे इससे पहले आप जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स में से केमिकल स्पेस की बात कर रहे थे, और हमने देखा ये ट्रेंड तब से शुरू हुआ जब एफएमसी ने भी अपनी ग्लोबल कंपनी है उन्होंने अपना जेनरिक एग्री केमिकल को लेकर गाइडेंस घटाया, और उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज में आप एसआरएफ को देखें, नवीन फ्लोरिन को देखें, सारी कंपनियों में आप देखें वहां पर असर दिख रहा है। कौन कौन सी Q1 के क्या ये जो इम्पैक्ट है लोअर गाइडेंस का अर्निंग्स पर कौन कितने क्वार्टर्स तक देखने को मिल सकता है इंडियन कंपनीज पे? मेरे ख्याल में इसका सीधा जवाब ये होगा कि अगले 1-2 क्वार्टर की तो अर्निंग्स थोड़ी बहुत शायद नीचे ही आए। उसके बाद कमोडिटी उनके प्राइसेस, केमिकल प्राइसेस पे डिपेंड करेंगे, पर अगले 1-2 क्वार्टर के नतीजे थोड़े इसमें इस क्वार्टर के थोड़े वीक रहेंगे। उसका कारण ये है कि कोविड समय में, उसके बाद सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना ग्लोबल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल प्राइसेस काफी बढ़ गए थे। तो उसके पीछे अभी पिछले क्वार्टर में ये जो डिक्लाइन की बात हो रही है, ये मेरे ख्याल में कुल मिला के 1-2 महीने ही पुराना हुआ है अभी। मेरे को लगता है कि अगले 2 क्वार्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इस पे कॉशियस रहना चाहूंगा। उसके बाद सिचुएशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है वो भी देखना होगा। त्रिदीप, आईटी पे क्या व्यू बनाना चाहिए? हमने सबने देखा, अगर लंबा व्यू देखें, आईटी के बहुत जबरदस्त अच्छे दिन थे जब कोविड था, फिर मामला थोड़ा नीचे आया, और अब ये व्यू बन रहा है कि शायद यूएस स्लोडाउन, ग्लोबल स्लोडाउन का असर दिखाई देगा, एटलीस्ट कमेंट्री और रिजल्ट्स में था। बट एक माइनॉरिटी व्यू ये भी है कि ये खरीदने का समय आईटी स्टॉक्स को, क्योंकि इनका एप्लीकेशन और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ओवरनाइट डिसरप्ट नहीं होने वाला है। वैल्यूएशन ठीक हो गए, 12-18 महीने का व्यू लेके यहां से ठीक ठाक पैसा बन सकता है। पूरा सब लोग तो निकल गए। आप किस साइड पे? मैं अभी इसमें न्यूट्रल बैठा हूं। कुल मिला के अगर आप मेरा पोजीशनिंग ही मैं आपको बताऊं तो 1 साल पहले मैं 200 बेसिस पॉइंट्स to 300 बेसिस पॉइंट अंडरवेट था सेक्टर में। पिछले 1 साल में जैसे जैसे मौका मिला उसको मैं थोड़ा अंडरवेट कवर करता गया, और अभी आज के डेट में मैं न्यूट्रल बैठा हूं। मेरा मानना यह है कि कोई भी सेक्टर में देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है पी मल्टीपल, दूसरा होता है अर्निंग्स एस्टिमेट, जो कि भाव तय करते हैं। इसमें जो पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन है, वो जो आप कह रहे थे कि वो जो प्री कोविड और ड्यूरिंग कोविड का जो अर्निंग सुपर नॉर्मल अर्निंग्स फेज था, उसमें जो पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद जो आनी थी वो हो चुकी। अभी पिछले क्वार्टर, ये क्वार्टर और मेरे ख्याल में 1 क्वार्टर और, इसमें अर्निंग्स का जो अलाइनमेंट है अगले 1-2 साल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अभी पूरी तरीके से होना बाकी है, वो अभी तक हुआ नहीं है। और जिस कारण से हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब इंक्रीमेंटली ऐड करके अभी तक न्यूट्रल पहुंचे हैं। आगे जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे हम लोग उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। बट आपका मानना यह है कि और मेरा मानना यह है कि सेक्टर डिसरप्ट नहीं हुआ है। मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मतलब बॉटम ऑफ द अर्निंग्स मोमेंटम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और सही बात तो यह है कि ओवरऑल मार्केट में 2 पॉकेट्स ऑफ मिसप्राइसिंग है अभी भी। एक है फाइनेंशियल्स और दूसरा है आईटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो इन दोनों के तरफ फ्रॉम ए स्टॉक पिकिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारा ध्यान बना ही हुआ है। बट अभी भी पूरी तरीके से हम
बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसके साथ में थोड़ा कैलिब्रेट करने की जरूरी है। त्रिदीप, आपने फाइनेंशियल्स की बात की। फाइनेंशियल्स में और हम देख भी रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के अच्छे नंबर्स और असेट क्वालिटी और वो सारे बड़े ट्रिगर्स हैं कि यहाँ पर नजर रहनी चाहिए। एनबीएफसी भी पॉजिटिवली सरप्राइज करा फ्रॉम लास्ट क्वार्टर नाउ। और इस येट अनदर क्वार्टर होगा या आगे आने वाला कई सारा समय रह सकता है एनबीएफसी के लिए, कैसे अर्निंग्स एक्सपेक्ट करने चाहिए स्पेस के? देखिए, फाइनेंशियल्स में तीन बड़ी चीजें होती है। एक होता है एसेट क्वालिटी, दूसरा होता है क्रेडिट ग्रोथ और तीसरा होता है मैनेजमेंट। सो इसमें पिछले 2-3 साल में जो हमने एनपीए साइकिल देखा, उसके पीछे पीछे अभी एसेट क्वालिटी तो क्लीन हो गया है। अगर आप पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को तो है ही, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी एसेट क्वालिटी आज के डेट में काफी क्लीन है। एनबीएफसीज की भी क्लीन है, एमएफआईज की भी क्लीन है, अगर आप टॉप टू बॉटम चेन में देखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर का ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है कि फ्रॉम ए सिक्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ आ रही है कि नहीं। फ्रॉम लास्ट ईयर क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 7%, आज के डेट में मेरे ख्याल में 15 से 17 के बीच में क्रेडिट ग्रोथ है। ये बहुत अच्छा ग्रोथ है। ऐसे दुनिया में बहुत कम जगह है जहां आपको इतने ग्रोथ मिलेंगे। मुझे तो लगता है कि इससे थोड़ा नीचे भी सेटल हो जाए तो हमारे लिए शायद अच्छा मीडियम टर्म के लिए हेल्दी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ ओवरहीट भी कर सकता है इकोनॉमी में। सो नेट नेट मैं कह रहा था कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो भी स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी वो भी अच्छा है, और खुदा ना खास्ता आपको काफी सारे स्टॉक्स अभी भी प्राइस टू बुक 1 टाइम्स के आसपास ऑन एन एडजस्टेड बेसिस अभी भी मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट पॉजिटिव व्यू लेंडिंग फाइनेंशियल्स में बनता है। हमारे पोर्टफोलियोज में भी हम ओवरवेट हैं, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल के लिए ये अच्छी जगह है इन्वेस्ट करना। ठीक है। त्रिदीप जी, आपका मेटल पर कोई व्यू चेंज हो रहा है क्या? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज तो शेयर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब चाइना के स्टिमुलस की भी चर्चा हो रही है दबी जुबान में। आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को अब? सो मेटल्स में हमारा रुझान थोड़ा उतना पॉजिटिव नहीं है। हम लोग अभी आज के डेट में जहां जैसे मौका मिले वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए कमोडिटी यूजर्स की तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, जो कि मेटल्स या कमोडिटीज यूज करते हैं। क्योंकि जहां से ये कमोडिटी यूजर्स आ रहे हैं, पिछले 1-2 साल में काफी कमोडिटी प्राइसेस चढ़े हुए थे और अगले 3-4 क्वार्टर में शायद नीचे की तरफ रुक करें, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी में जो इम्पैक्ट आया है उसका अगर थोड़ा हम लोग बेनिफिट ले सके पोर्टफोलियोज में, उसका हमारा ध्यान ज्यादा है। कमोडिटी अर्नर्स की तरफ थोड़ा ध्यान कम है। ये एक टैक्टिकल व्यू है देखने का। दूसरा ये भी है कि चाइना में, हालांकि मैं चाइना का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जितना पढ़ता हूं समझता हूं उसके हिसाब से चाइना में जितनी इकोनॉमी में तेजी होनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं हो पा रही है वर्सेस एक्सपेक्टेशन। तो अभी स्टिमुलस का होप है, वो भी शायद मतलब इनलाइन से स्लाइटली मार्जिनल नेगेटिव ही आया है। सो नेट नेट ऐसे माहौल में कमोडिटीज का बहुत ज्यादा अच्छा करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो स्टैंड हमारा कमोडिटी यूजर्स की तरफ ज्यादा वही ठीक लगता है मुझे। राइट, ऑलराइट प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। अब आपसे थोड़ा जल्दी बातचीत किया करेंगे। बिल्कुल, नमस्कार, थैंक यू। भट्टाचार्य, एडलवाइज म्यूचुअल फंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं।